हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 64वां बीपीएससी मेंस जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन छात्रों के लिए राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हो, 64वां बीपीएससी इंटरव्यू का सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो चुका है और बहुत स्टूडेंट्स का होना शेष है। तो जिनका नहीं हुआ है उनको ये डिलीवरी काफ़ी काम करेगा, हेल्प करेगा। खासतौर पर लोक प्रशासन या फिर जो राज्य व्यवस्था में अभिरुचि रखते हैं उन सब दोनों को ये हेल्प करने वाला है। जैसा कि आप जानते हो, भारतीय शासन व्यवस्था जो है बहुत ही पुराना, सदियों पुराना आप कह सकते हो। भारतीय शासन प्रणाली सदियों पुराना है और यह जो है परंपरा और परिवर्तन का प्रतिफल है। परंपरा और परिवर्तन दोनों जो है इसमें देखे जा सकते हैं। परंपरा जो है वह विरासत के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुआ है और परिवर्तन जो हुआ है वह पर्यावरण में परिवर्तन के आलोक में हुआ है। जैसे 1947 में देश आजाद हुआ तो निश्चित रूप से पर्यावरण में, राजनीतिक पर्यावरण में बहुत बदलाव आए। उस आलोक में भारतीय शासन प्रणाली में भी बहुत सारे बदलाव आए। भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन प्रणाली के संरचना में, प्रक्रिया में, व्यवहार में आप बहुत सारे ऐसे चीज देख सकते हैं जो आज से हजारों वर्ष पहले व्यवहार में प्रचलन में थे। जैसे आप देख सकते हो, आज भी हम जिला कलेक्टर को जिला समाहर्ता कहते हैं और समाहर्ता शब्द मौर्य प्रशासन में इस्तेमाल होता था। आज भी आप न्याय प्रशासन में बहुत सारे शब्द मुगल कालीन शब्दों का प्रयोग करते हो। फौजदारी, दीवानी, ये सब मामले जो थे, शब्द जो थे वह मुगल काल में इस्तेमाल होते थे। भारतीय शासन प्रणाली में इस दृष्टि से देखा जाए तो मूल्यों का सिलसिला बड़ी पुराना है, सदियों पुराना आप कह सकते हो। ग्राम आरंभ से ही शासन का आधारभूत इकाई था। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण शुरू से महत्वपूर्ण रहा और आप देखते हो सुशासन जिसके बारे में आज चर्चा होती है, गुड गवर्नेंस, वो किसी न किसी रूप में हर एक शासन काल में रहा है। अशोक के धम्म नीति ले लो, चाहे फिर अकबर का सुलेह कुल लो, सभी में आप गुड गवर्नेंस का कंटेंट देखते हो। तो इस प्रकार भारतीय शासन प्रणाली में, राज्य व्यवस्था में संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार तीनों पर आप देख सकते हो परंपरा और परिवर्तन दोनों का प्रभाव। जैसा कि अभी तुरंत मैंने बताया कि भारतीय शासन प्रणाली में मूल्यों का सिलसिला सदियों पुराना है, लेकिन जो मौजूदा ढांचा है वह ब्रिटिश शासन काल में डेवलप हुआ और कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डेवलप हुआ। तो जो ढांचा हमारे में अब जो आज आपके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूँ, इसका मकसद आपको उन सब पहलू से, ऐतिहासिक पहलू से परिचित कराना है जो आपको बतलाएगा कि जो व्यवस्था आज आप देख रहे हो ये कोई नया नहीं है, बल्कि किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहा है। इस टेबल में मैंने 8 घटक लिया है, इधर से इधर लो तो देखो यहाँ मैंने मूल्य लिखा कि शासन का क्या मूल्य रहा होगा। इधर मैंने संघीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, कार्मिक व्यवस्था कैसा रहा होगा, वित्तीय व्यवस्था कैसा रहा होगा, न्यायिक व्यवस्था कैसा रहा होगा और क्या अल्टीमेट प्रभाव पड़ा। इधर हम काल रखेंगे, मौर्य काल, आप चाहो तो मौर्य काल के पहले भी देख सकते हो, प्री मौर्यन, फिर मौर्य काल, फिर मुगल काल, फिर ब्रिटिश काल, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति और वर्तमान में अभी से उसको कोरिलेट करके देख सकते हो। देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो हमारा जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, मैंने बतलाया कि मूल्यों का सिलसिला सदियों पुराना है और ढांचा जो है ब्रिटिश काल में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित हुआ। देयर इज नो कन्फ्यूजन। जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। राज्य व्यवस्था को हम राष्ट्र कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, वतन कह सकते हैं और इतने बड़े व्यवस्था को चलाने के लिए कोई विधान की जरूरत होती है और वो विधान क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो आप देखते होंगे यह टॉपिक शुरू होता है राज्य व्यवस्था का, तो टॉपिक राज्य संविधानवाद आता है कि संविधानवाद क्या मतलब हुआ? संविधानवाद हुआ एक विचारधारा जो अपेक्षा करता है कि किसी भी देश का शासन, किसी भी राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले। तो जैसा भारत आजाद हुआ तो संविधान बनाना
सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता था। और इस दिशा में हमने संविधान निर्माण किया और हमारा संविधान वर्तमान में कह सकते हो विश्व का एक अलग पहचान रखने वाला संविधान है, विश्वात्तम लिखित संविधान है और कई महत्वपूर्ण मायने में विशिष्ट है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है। इस संविधान में आप देखते हो कि हमने संप्रभुता किसको दे रखा है, जनता को दे रखा है। तो संविधान ने अधिकार किसको दे रखा है, हम भारत के लोग को दे रखा है। हम भारत के लोग जो है वह संसद का निर्माण करते हैं और संसद में क्या है, संसद में राष्ट्रपति आते हैं जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है रोज संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। फिर इसमें राज्यसभा और लोकसभा आता है। राज्यसभा उच्च सदन हुआ और लोकसभा निम्न सदन हुआ। और लोकसभा में देखते हैं आप कि वर्चुअली चुनाव होता है हर 5 साल पे, समझ रहे, और उसके आधार पर किसका निर्माण होता है, कार्यपालिका का। केंद्रीय कार्यपालिका के 3 घटक हुए, संवैधानिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो संवैधानिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद आता है, प्रधानमंत्री आते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका में लोक सेवक। भारत में सबसे ऊंचा लोक सेवक कौन है, तो मंत्रिमंडलीय सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, जो वर्तमान में आप कह सकते हो कि सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट हुए। ठीक है, अब आप देखते हो कि तीसरा जो शासन का अंग होता है संविधान, वो है न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका भी है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हुआ वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार इत्यादि के प्रभाव से मुक्त है, और एकीकृत न्यायपालिका का मतलब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एकीकृत रूप में काम करते हैं। कंफ्यूजन। जैसा कि आप जानते हो कि भारत जो है अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों का संघ है, तो उस परिस्थिति में क्या है, भारत में प्रांत के भी प्रांत राज्य है बहुत सारे, उसकी अलग व्यवस्था है। ठीक है, तो आप देखते हो कि यहाँ पर संसद हुआ, फिर केंद्रीय कार्यपालिका हुआ, फिर केंद्रीय न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय जिसको आप कह सकते हो। क्लियर है। उसी प्रकार प्रांत स्तर पर भी व्यवस्था है और प्रांत स्तर पर भी राज्य विधायिका है, राज्य कार्यपालिका और उच्च न्यायालय। राज्य विधायिका में राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद है, सब राज्य में तो नहीं है लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ विधान परिषद है, फिर विधानसभा है। उसी प्रकार राज्य में भी जो कार्यपालिका है उसका गठन उसी प्रकार होता है। राज्य कार्यपालिका में अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका, संवैधानिक कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो हुआ, और स्थायी राजनीतिक कार्यपालिका हुआ और अस्थायी कार्यपालक हुआ जिसको लोक सेवक कहते हैं। और राज्य का सबसे ऊंचा या सबसे वरिष्ठ से लोक सेवक कौन होता है, तो उसको मुख्य सचिव कहते हैं। ठीक है, फिर राज्य का अपना भी न्यायालय उच्च न्यायालय कहते हैं। क्लियर है। फिर आप देखते हो कि प्रांत जो होता है वह परमंडल में बटा होता है। परमंडल फिर किसमें बटा होता है, जिला में बटा होता है। जिला किसमें बटा होता है, अनुमंडल में बटा होता है। अनुमंडल किसमें बटा होता है, अंचल में बटा होता है। और यह प्रखंड में, अंचल राजस्व के लिए इस्तेमाल होता है और प्रखंड विकास के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर अंचल और प्रखंड अंततः किसमें बटे होते हैं, ग्राम में बटे होते हैं। तो ग्राम क्या हुआ, शासन का आधारभूत इकाई हुआ, और संघ क्या हुआ, शासन का शीर्षस्थ इकाई हुआ। सब चलते किससे हैं, संविधान से। सभी को सत्ता डायरेक्ट इंडिरेक्ट कहाँ से मिल रहा है, संविधान से मिल रहा है। तो देश का संविधान बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आप कह सकते हो पवित्र ग्रंथ है, जो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जितने भी शासन है उनको शक्ति प्रदान करता है, मर्यादा निर्धारित करता है, समझ रहे। तो जनता के हितों को सर्वोपरि रखता है और उसकी रक्षा करता है। तो दिस इज बेसिक। मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि अब जैसे हर व्यवस्था का मैंने पॉइंट आउट कर दिया। जैसे देखो ब्लू लाइन नंबर से जो लिखा हुआ ब्लू कलर में, वो दर्शा उसके उत्पत्ति कब होगी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि भारत का शासन व्यवस्था का में मूल्यों का सिलसिला तो सदियों पुराना है, लेकिन मौजूदा ढांचा क्या हुआ, ब्रिटिश शासनकाल या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित हुआ। तो मैं सबसे पहले बतला सकता हूँ, जैसे आप केंद्रीय कार्यपालिका को ले लो, तो केंद्रीय कार्यपालिका का शुरुआत कब से माना जा सकता है, तो 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। जब आपने देखा होगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया
और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीनस्थ कर दिया। तो भारत में केंद्रीय कार्यपालिका का आगाज कब हुआ? 1773 में हुआ। देयर इज नो कंफ्यूजन। अब देखा जाए जो केंद्रीय विधायिका इसका आगाज कब हुआ, तो केंद्रीय विधायिका का आगाज कहीं 1853 कहीं 1833 माना जा सकता है कि 1833 इस मायने माना जा सकता है कि केंद्रीय जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें विधि सदस्य आए। विधि सदस्य यानी विधि का कार्य देखने वाले। 1853 के जो चार्टर अधिनियम आया उसमें गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद दो भागों में बढ़ गए, कार्य प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य। इस प्रकार आप देखते हो कि विधायिका का स्थापना हो गया। क्लियर। फिर आप देखते हो 1919 में इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आया कि जो केंद्रीय विधायिका दो वर्गों में बढ़ गया या 20 सदनीय बन गया, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव मतलब राज्यसभा और लोकसभा जो बाद में कहलाया। क्लियर। तो दिस इज द बेसिक। क्लियर। उसी प्रकार आप देखते हो कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो आप देखते हो कि यहाँ पर जो ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था वही राजनीतिक कार्यपालिका बना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जो आज प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कहलाता है। क्लियर। स्थायी कार्यपालिका जिसको आप देखते हो, जिसको लोक सेवा कहते हैं, उसका भारतीय संविधान उसका स्थापना शुरुआत कब से माना जाएगा? 1772। वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग ने लोक सेवा की नींव रखी और लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है कि वो लोक सेवा के जनक है। तो 1772 में कलेक्टर पद का निर्माण किया गया था। इसी संदर्भ में माना जाता है कि कार्मिक प्रशासन या लोक सेवा का शुरुआत हुआ। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 में लोक सेवा से संबंधित व्यापक प्रावधान किए गए। देयर इज नो कंफ्यूजन। अब आप देखिए राज्य स्तर पर भी वही व्यवस्था है। फिर राज्य स्तर पर राज्य विधायिका है, इसका भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है? 168 से 212 में किया गया है। उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका का क्या किया गया है? 153 से 167 के बीच किया गया है। उसी प्रकार उच्च न्यायालय का कब से किया गया, कहाँ से किया गया? 214 से 232 तक किया गया है। उच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब माना जाता है? शुरुआत 1935 में। वैसे तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में भी सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टैब्लिश करने का प्रावधान था, लेकिन जो मौजूदा सर्वोच्च न्यायालय है वह 1935 में संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ था। और जो उच्च न्यायालय देते हैं 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत स्थापित हुआ। और 1793 में ही जैसा कि आप जानते हो कलेक्टर से न्यायिक अधिकारों को वापस लेकर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। तो आप अधीनस्थ न्यायालय का आगाज 1793 मान सकते हो। फिर आप देखते हैं जैसे भारतीय शासन जो है वह जो है कह सकते हो अर्ध संघात्मक बोल सकते हो इसको, क्योंकि जो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो वर्चुअली राज्यों का संघ अंग्रेजी में यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है, जो फेडरेशन से अलग होता है। इसमें संघात्मक कैरेक्टरिस्टिक भी है, एकात्मक कैरेक्टरिस्टिक भी है। और आप देखते हो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध, और फिर 293 तक वित्तीय संबंध का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आप केंद्र और राज्य के संबंध का धोखा या झलक देख सकते हो। ये केंद्र राज्य संबंध को दर्शा रहा है अनुच्छेद 245 से लेकर 293 के बीच, जिसके 3 आयाम है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। देयर इज नो कंफ्यूजन। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो स्थानीय जो प्रांत है वो बटा हुआ है परमंडल में। परमंडल में शासन का कोई इकाई नहीं है, प्रशासनिक इकाई जरूर रहता है। और प्रशासनिक इकाई में परमंडलीय आयुक्त होता है, जो मतलब 1826 में सर्वप्रथम बनाया गया था बंगाल में। क्लियर है। परमंडल किसे बटा होता है? जिला में। और जिला का स्थापना 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। समझ रहे? क्लियर है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। जो देखते हो जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन काम करता है। स्थानीय स्वशासन हमारे शासन व्यवस्था का सबसे निचला हिस्सा हुआ। इसके 3 घटक, ये दो भागों में बटा हुआ है: शहरी क्षेत्र का स्थानीय शासन और ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय शासन। तो शहरी क्षेत्र का जो स्थानीय शासन है उसको हम कहते हैं नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। 3 होता है।
पहला क्या होता है, एक होता है बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे के लिए या मंझोले के लिए नगर पालिका परिषद, और बच्चे खुचे जो संक्रमणशील क्षेत्र वाले होते हैं उनको हम लोग नगर पंचायत कहते हैं। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसको हम लोग वर्तमान में दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक जो हुआ पंचायती राज संस्था हुआ, जिसका अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच प्रावधान किया गया है, और दूसरा जो है वह दूसरा है पैक प्राइमरी सहकारी समिति, जिसका अनुच्छेद 243 जेड एस से 243 जेड टी के बीच में प्रावधान किया गया है। समझ रहे? अब जरा इनका हम उद्विकास क्रम देखें तो जैसा कि आप जानते हो कि स्थानीय शासन का जो, क्योंकि भारत ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक शासन था, शहरी स्वरूप का था, इसलिए ब्रिटिश काल में शहरी स्थानीय निकाय का विकास ज्यादा हुआ और ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित रहे। इस दृष्टि से देखा जाए 1687 महत्वपूर्ण माना जाता है कि 1687 में आप देखते हो कि मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक है, फिर 1726 में आप देखते हो बंगाल में कलकत्ता और फिर बॉम्बे में भी नगर निगम की स्थापना कर दी गई। क्लियर है? फिर आप देखते हो 1850 तक जितने शहर थे भारत के सभी में नगर पालिका परिषद बन चुका था। क्लियर है? फिर आप देखते हो कि 1924 में जो सेना से जुड़े हुए नागरिक आबादी है उसको मैनेज करने के लिए इन लोगों ने क्या बनाया, छावनी परिषद अधिनियम बनाया। जैसे दानापुर में आप देखते हो आर्मी कैंट हुआ, फिर बनारस में उस तरह से, इस तरह से भारत में बहुत सारे जो सैनिक छावनी से जुड़े हुए नागरिक आबादी होते उसके लिए छावनी परिषद बनाया गया। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। फिर 1919 में जो प्रांत स्तर पर द्वैत शासन लागू हुआ तो स्थानीय स्वशासन को किसको दे दिया गया, हस्तांतरित विषय में, यानी भारतीय मंत्रियों के अधीन दे दिया गया। समझ रहे? और भारतीय मंत्रियों के साथ वो काम करने लगा। 1935 में जो भारत अखिल भारतीय परिसंघ की व्यवस्था की गई थी उसमें स्थानीय शासन को कहाँ रखा गया था, प्रांतीय सूची में रखा गया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी स्थानीय स्वशासन कहाँ रहा, पंचायती प्रांतीय सूची में रहा। और ये दो भागों में बटा हुआ था, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र वाला तो ब्रिटिश काल वाला कंटिन्यू कर गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हो स्वतंत्रता के बाद नए सिरे से व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत व्यवस्था का संकल्पना किया गया। आपको जानकर हैरानी होगा कि आपका राज्य बिहार पहला राज्य भारत में है जो 1947 में ही बिहार ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया था। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखते हो कि बलवंत राय मेहता 1957 में रिकमेंडेशन दिए थे, उसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना की गई थी, जो 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की स्थापना की गई। ठीक है, देरीनों का नहीं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और यह भी एक संवैधानिक निकाय बन गया। क्लियर है? तो आप देखते हो कि जितना भी इस व्यवस्था है सबका भारतीय संविधान में अनुच्छेद के हिसाब से बटा हुआ है। तो आप जब तैयारी करो या आप जब अपना कंसेप्ट बनाओ तो ये सब कुछ अगर ध्यान में रख के करेंगे तो आपका आसानी होगा। इस उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 395 है और वैसे तो संख्या 452 के आसपास है जो सब पार्ट को जोड़ दे तो, लेकिन मूल संख्या तो अभी भी 395 ही है। क्लियर है? तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि 52 से लेकर 151 तक केंद्रीय कार्यपालिका हो गया। फिर आप देख सकते हो तो टोटल यहाँ पर 72 तक ले सकते हो, 29, हाँ 29 जो शुरू होता है आपका यस 52 से 151 ये टोटल हो गया, जिसको केंद्रीय कार्यपालिका बोल सकते हो। फिर आप 79 से 123 में आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा इसको 78 कर सकते हो। 52 to 78 तक हो गया केंद्रीय कार्यपालिका, 79 से 123 हो गया संसद, फिर 124 से 147 तक हो गया उच्च न्यायालय। फिर उसके बाद जैसे इधर खत्म हुआ फिर इधर राज्य कार्यपालिका शुरू हो गया, फिर राज्य विधायिका शुरू हो गया, फिर राज्य में उच्च न्यायालय है उसके बारे में। इस प्रकार पूरी व्यवस्था बनी हुई है।
तो कंटिन्यूटी में याद रखोगे तो आपको तैयारी करने में आसानी होगा। जैसा कि आप जानते हो कि जितनी भी व्यवस्था हमारा है सब ब्रिटिश काल में ही डेवलप हुआ। जो आज केंद्रीय प्रशासन आप देख रहे हो, केंद्रीय प्रशासन का शुरुआत कब हुआ? ब्रिटिश काल में हुआ। कब हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा हुआ। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में केंद्रीय सरकार कैसा रहा होगा, कुछ आइडिया है आपको? तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार कुछ इस प्रकार रहा होगा कि सबसे शीर्ष पर कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहा होगा। उसके नीचे फिर कौन रहे होंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर उसके नीचे कौन होंगे? जो प्रांत थे उसके गवर्नर हो गए। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। उसी प्रकार यदि आप 1784 में जब आप देखते हो, जब ईस्ट इंडिया अधिनियम आया तो इसके तहत क्या किया गया कि थोड़ा सा शासन में बदलाव किया गया और इसमें आपने देखा कि गवर्नर जनरल के ऊपर यानी कि ब्रिटिश शासन का भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण एस्टैब्लिश हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम और 1784 के आप कह सकते ईस्ट इंडिया अधिनियम में फर्क ये हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में पहली दफा नियंत्रण हुआ था और 1784 के ईस्ट इंडिया अधिनियम में क्या था? डायरेक्ट नियंत्रण एस्टैब्लिश हुआ था। सो दैट वाज वेरी डिफरेंट। समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया इसके ऊपर। उसके बाद आप देखते हो कि कालक्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव बढ़ता गया और 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक क्रियाकलाप को समाप्त कर दिया गया और यह केवल एक प्रशासकीय इकाई रह गया। क्लियर है? और 1853 में आप देखते हो 1857 के क्रांति के बाद ये शासन ब्रिटिश क्राउन द्वारा डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन वापस ले लिया गया। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखना है। 1858 में जब शासन ब्रिटिश ने अपने हाथ में लिया था, उस समय शासन का स्वरूप क्या रहा होगा? तो सबसे ऊपर क्राउन, क्लियर, उसके नीचे फिर हो गया भारत के राज सचिव, फिर उसके नीचे गवर्नर या गवर्नर को हो या फिर गवर्नर जनरल को या वाइसराय को, फिर उसके नीचे फिर गवर्नर। इस तरह से व्यवस्था रहा था। गवर्नर के भारत के राज सचिव के साथ भारतीय परिषद या काउंसिल, इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जिसको इंडियन काउंसिल कहते थे, और गवर्नर जनरल जो भारत में रहते थे उनके साथ दो था, एक था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वही बना केंद्रीय कार्यपालिका और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वही बना संसद। देयर इज नो कंफ्यूजन। ब्रिटिश काल में भी न्यायपालिका मोटा मोटी तौर पर स्वतंत्र। तो मैंने क्या बताया? 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कलकत्ता में किया गया था, लेकिन वर्चुअली 1935 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया संघीय न्यायालय के रूप में। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय बन गया। देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आप देखते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य स्तर का शासन है, समझ रहे, पहले सन स्तर में थोड़ा और जोर दे। फिर क्या हुआ? 1858 में शासन का स्वरूप मैंने बतलाया। फिर 1892 में आपने देखा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अप्रत्यक्ष स्वरूप का नहीं था लेकिन निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1909 में आप देखते हो कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फिर आप 1919 में देखते हो प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया और क्या किया गया? वो द्विसदनीय विधायिका कर दिया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में ही गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में जो 6 सदस्य होते थे उसमें 3 सदस्य भारतीयों को बनाए जाने का प्रावधान किया गया। क्लियर है? इस प्रकार आप देखते हो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया उसमें क्या किया गया कि एक मतलब संघ स्तर पर भी द्वैत शासन का प्रावधान किया गया। हालांकि वह प्रस्ताव अमली जामा नहीं पहन सका। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ आया आपको? उसी प्रकार आप देखते हो कि वर्चुअली संसद जो व्यवस्था आज हमारे पास है उसका विकास कैसे हुआ। तो संसद का जो विकास हुआ मैंने बताया 1833 में विधि सदस्य, 1853 में विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए, 1800
58 में आप देख सकते हो 1858 में क्राउन द्वारा शासन अपने हाथ में लेने के बाद विधायिका को और अधिक अधिकार संपन्न करने दिया गया और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कुछ भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और 1909 में सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन और 20 सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। ये आप कह सकते हो संसद का उत्पत्ति का क्रम चला। क्लियर है? यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय का है कि 1773 में तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था तो जरूर की गई थी, लेकिन वो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, वह अलग था जो कंपनी के कार्यों के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। 1793 में कर्नवालिस ने कलेक्टर के हाथ से न्यायिक अधिकार ले लिए और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसी समय आईपीसी और सीआरपीसी का इनेक्ट किया गया। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर आप 1935 में आप देखते हो कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय बन गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। यहाँ तक राज्य विधायिका का सवाल है तो राज्य विधायिका मतलब मोटा मोटी देख लो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1772 के पहले भी रहा, लेकिन उसका कोई ज्यादा वजूद नहीं था। समझ रहे हैं? जैसा कि आप देखते हो 1833 में प्रांतों का जब केंद्रीकरण का प्रयास किया गया तो प्रांतों से विधायी अधिकार ले लिया गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। प्रांतों से विधायी अधिकार ले लिया गया। समझ रहे? और 1861 के जो भारत परिषद अधिनियम आया तो फिर विकेंद्रीकरण का प्रयास हुआ पर प्रांतों को विधायी अधिकार दे दिया गया। क्लियर है? इस पर लेकिन 1919 में आप देखते हो कि वर्चुअली क्या किया गया कि प्रांतों में जो विधायिका था उसका आकार भी बढ़ाया गया, समझ रहे हैं? उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया और फिर आप देखते हो 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम थे उसमें कुछ प्रांतों में 20 सदनीय विधायिका का भी प्रावधान किया गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कंटिन्यू रह गया। जहाँ तक राज्य कार्यपालिका का सवाल है तो आप जानते हो बंगाल में पहली दफा लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाया गया। ठीक है? फिर आप देखते हो राज्य में जो व्यवस्था बहुत दिनों तक उसके सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद होता था जो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों करता था। समझ रहे? फिर आप देखते हो कि वर्चुअली जो है 1919 में पहली दफा प्रांत स्तर पर जब ग्रेड शासन लागू किया गया तो फिर प्रांतीय विषय दो भागों में बढ़ गया, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर खुद अपने कार्यकारिणी के परिषद के सहयोग से करता था और स्थानांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों के परामर्श पर करता था और मतलब प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह होना था। क्लियर है? जिस व्यवस्था 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई, यानी गवर्नर को मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करने के लिए प्रावधान कर दिया गया और प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाने का प्रावधान किया गया। क्लियर है? दोनों कंफ्यूजन। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। रही बात जो आपको मैंने बताया कि स्थानीय शासन के बारे में, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्थानीय शासन जो वर्चुअली रहा वह क्या रहा। 1687 में मद्रास नगर निगम, 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता नगर निगम, 1850 तक सभी नगरों में नगर पालिका परिषद, 1924 में सेना छावनी का निर्माण, छावनी परिषद का गठन और फिर 1935 के भारत सरकार अखिल भारतीय परिसंघ में स्थानीय सूची का विषय जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कंटिन्यू रह गया। पंचायती राज मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित हुआ और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया और फिर आप देखते हैं कि यह जो है 73वां और 74वां संविधान 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा लिया। 74वां संविधान संशोधन द्वारा हम शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा लिए और हाल में 243 JH के तहत हमने सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा दे रखा। जो वर्चुअली भारत में वित्त व्यवस्था है, वित्त व्यवस्था में अगर आप देखोगे तो 1810 में वित्त विभाग बना। क्लियर है? वित्त विभाग बना।
1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास हुआ। लॉर्ड मेयो द्वारा प्रांतों को वित्तीय अधिकार दिया गया। 1860 में भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1892 के जो चार्टर भारतीय परिषद अधिनियम थे उसमें विधायी सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1921 में आप देखिए, 24 में देखते हो, 23 में रेल बजट और समान बजट क्या हुआ, 19 के अलग कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या देखते हो, 1900 मतलब कह सकते हो 35 में रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सब कंटिन्यू रह गया। वित्त विभाग वित्त मंत्रालय बन गया और फिर अब देख रहे हो जो वर्तमान में काम कर रहा है। देर नो कन्फ्यूजन। लोक सेवा के बारे में हमने आपको बताया कि लोक सेवा का गठन 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। शुरुआत बीज बोया गया और जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। उन्होंने लोक सेवा को 2 वर्गों में बांट रखा था, अनुबंधित लोक सेवा और गैर अनुबंधित लोक सेवा। उच्च सेवा अनुबंधित सेवा में आते थे और निम्न सेवा गैर अनुबंधित सेवा में आते थे। यूरोप के लोगों को अनुबंधित सेवा में रखा था, जिनका वेतनमान वगैरह काफी आकर्षक होता था, और भारतीयों को निम्न स्तरीय पद पर गैर अनुबंधित सेवा में रखा जाता था। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। उस समय योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं होता था, बल्कि संरक्षण के आधार पर होता था। हालांकि योग्यता का बात किया जाता रहा है। 1833 के चार्टर अधिनियम में योग्यता प्रणाली लागू करने की बात की गई थी, लेकिन कंपनी के विरोध के कारण लागू नहीं हो पाया। 1853 में जो चार्टर अधिनियम आया, इसके द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का प्रावधान किया गया और 1855 में पहला प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड में संपन्न हुआ था, लंदन में। हालांकि इसमें भारतीयों को सम्मिलित होने का अवसर दिया गया था, लेकिन भारतीय का प्रवेश काफी बाद हुआ। 1864 में पहला भारतीय जो ICS बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। फिर आप देखते हो 1886 में लोक सेवा का वर्गीकरण किया गया और फिर इसका नाम नए सिरे से कर दिया गया, जिसमें कौन कौन हो गया, शाही सेवा, प्रांतीय सेवा और अधीनस्थ सेवा। क्लियर है, शाही सेवा उच्च स्तरीय सेवा कहते थे, प्रांतीय सेवा प्रांत स्तर पर काम करते थे और अधीनस्थ सेवा निम्न स्तरीय सेवा को कहते थे। इसी क्रम में आप देखते हो कि 1924 में अखिल भारतीय सेवा, जिसको उस समय राष्ट्र सचिव के अधीन सेवा कहते थे, तो अखिल भारतीय सेवा शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था, गॉन्टलेट ने प्रयुक्त किया था। तो अखिल भारतीय सेवा जो होता है वह क्या होता है, ये केंद्र और राज्य दोनों में साझा सेवा देता है। अनुच्छेद 312 में जिसका प्रावधान किया गया है, जिसे राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव पर संसद द्वारा स्थापित किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। 1919 में जब इस तरह का प्रावधान किया गया था कि अखिल भारतीय सेवा, तो उसमें 9 अखिल भारतीय सेवा थे। फिर 1919 में बहुत सारे विषय जब राज्य को दे दिए गए, तो फिर अखिल भारतीय सेवा की संख्या कम हो गया, 5 हो गया। फिर 1935 में अखिल भारतीय सेवा की संख्या 3 हो गया। जब देश आजाद हुआ उसमें अखिल भारतीय सेवा केवल 2 थे, भारतीय प्रशासनिक, भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस, जो बाद में जो IAS बने और IPS बने। और 1964 में आप देखते एक और नया सेवा जुड़ा, जिसको हम भारतीय वन सेवा कहते हैं। हालांकि 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान किया गया, लेकिन न्यायपालिका के आपत्ति कारण अभी तक वो अमलीजामा नहीं पहुंच सका। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको भारतीय न्यायिक सेवा भी देखने को मिले। देयर इज नो कन्फ्यूजन, समझ आया आपको? सो दिस इज बेसिक पॉइंट जो मैं आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्चुअली जो है हम लोग का जो व्यवस्था है, जो शासन आज हम देख रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही पूरी तरह से डेवलप हुआ है। इसके बहुत सारे ऐसे इसके घटक है जो ब्रिटिश काल में डेवलप हुए, और बहुत सारे ऐसे संरचना और व्यवहार है जो मौर्य और मुगल काल के हैं और आज भी प्रचलन में बने हुए, और वो संरचना और प्रक्रियाएं व्यवहारिक है, व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। तो आपको ये जो व्याख्या है एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को समझने में मदद करेगा, ऐतिहासिक निरंतरता को समझने में मदद करेगा, साथ ही बतलाने में मदद करेगा कि जैसे आज आप हर चीज को देख सकते हो। जो आज लोक सेवा है इसका गठन कैसे शुरुआत हुआ 1772 से, जो बजट है इसका शुरुआत कैसे हुआ 1860 से, जो आप देख सकते हो CAG
जैसे आप सीएजी को ही ले लो, जो सीएजी आज आप देख रहे हो भारत में, जो सीएजी है उनको क्या कहते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। समझ रहे? इसका शुरुआत कहाँ से हुआ बतला सकते हो? तो इसका शुरुआत बोल सकते हो 1753 में ही हो गया था, जब भारतीय लेखांकन और लेखा परीक्षण विभाग के भारतीय लेखा और लेखा परीक्षण विभाग का स्थापन किया गया। फर्स्ट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश। 1857 में महालेखा परीक्षक पद का निर्माण किया गया, 1861 में, ठीक है, 57 में। फिर 1919 में जो महालेखा परीक्षक थे उनको कार्यपालिका से मुक्त कर दिया गया। क्लियर है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इसका दर्जा या संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान कर दिया गया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे संवैधानिक दर्जा देकर, मतलब एक अनुच्छेद 148 से 151 के बीच विशेष दर्जा दे दिया गया। समझ रहे? तो ये चीज आप उस चीज को समझोगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तो ये टेबल में जो ब्लू लाइन है वो बतला रहा है कि ब्लू शब्द की कब उसकी उत्पत्ति हुई है, और जो ब्रैकेट में है वो बतला रहा है उसका आर्टिकल क्या है, किस तरह से उसको डील कर रहा है। तो एक मैंने आपके सामने एक प्रस्तुति दिया, समझाने की कोशिश किया कि जो व्यवस्था जो हमारे पास है वह वर्षों से विकसित होकर आज इस रूप में पहुंचा है, और इसको समग्र रूप में समझने की जरूरत है। और इस निरंतरता को आप समझ लें तो आपको एक उसके संबंध में एक कम होलिस्टिक व्यू डेवलप हो सकता है। मैं आगे इस व्याख्यान को आगे और बढ़ाऊंगा, फिर 1 बाय 1 करके और सब पोर्शन पर वर्कआउट करूंगा, और हो सकता है इससे संबंधित आपको इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे रेल बजट, चूंकि रेल बजट को सामान्य बजट से मर्ज कर देगा तो जरूर पूछा जा सकता है कि दोनों अलग कब हुआ, दोनों मर्ज कब हुआ, वगैरह वगैरह, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, वगैरह वगैरह पूछा जा सकता है। समझ रहे? वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय कब बना, फिर योग्यता प्रणाली कब लागू हुआ, तो लॉर्ड मैकाले को क्या कहते हैं, तो भारतीय लोक सेवा के जनक कौन है, इस अखिल भारतीय सेवा के जनक कौन है? अखिल भारतीय सेवा के जनक हो गए आपके सरदार पटेल। आईसीएस का जनक तो लॉर्ड मैकाले, लोक सेवा का जनक तो लॉर्ड कर्नवालिस, नींव किसने रखी? वारेन हेस्टिंग ने रखी। तो इस तरह से आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ये लोक सेवा आयोग देख रहे हो, यूपीएससी कब बना? 1926 में बना। तो ये सब चीज है ना, अगर आपको याद रहेगा तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। अखिल भारतीय सेवा तो 1924 में, मतलब 1918 में ये सब पहली दफा इस्तेमाल किया गया था गॉन्टलेट द्वारा। क्लियर है? पहला आईसीएस तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये सब याद रखेंगे ना तो आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। आपसे पूछा सकते बताइए प्रशासन का ढांचा बताइए, तो संघ, प्रांत, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, अंचल और ग्राम, इस तरह से बता हुआ है। क्लियर है? कितने अनुच्छेद, इसका ये अनुच्छेद का क्या क्या व्यवस्था है, ये आप आराम से बता सकते हो। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो मैं समझता हूँ ये व्याख्या आपको मदद करेगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से फोन कर सकते हैं, मुझसे सहायता ले सकते हो, मुझे काफी खुशी होगी। मैं चाहता हूँ आप मेहनत करो, बेहतर करो और सफल हो, और हम सभी अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।